नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और राज्य व्यवस्था की क्लास में हम लोग अभी बेसिक बातें पढ़ रहे थे और उसी में एक ये क्लास होगी आपकी संविधान के स्रोत की। देखेंगे हम लोग कि कहाँ से कौन कौन बातें हमारे संविधान में ली गई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले ही जब साइमन कमीशन से लेकर के फिर एक लंबा दौर चलता रहा, कैबिनेट मिशन के द्वारा ये तय हो गया कि हाँ, भारतीयों को उनके द्वारा संविधान बनाने की मतलब एक प्रकार से परमिशन मिली। और निश्चित रूप से एक अच्छा संविधान बनाने का चैलेंज हमको मिला था। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक बेहतर संविधान बनाने के लिए उन्होंने पूरे दुनिया के संविधानों का मंथन किया। तो यहाँ पर एक ब्लेम भी लगता है कि क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है। तो इसको आप जब इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये मत लिख दीजिएगा कि हाँ उधार का थैला है। आप ये कहिएगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बेहतर संविधान बनाने के लिए बहुत संविधानों से बहुत सारी बातें ली, लेकिन हमने हूबहू वही बातें उठा के नहीं ली। हमने उसमें बहुत सारे बदलाव भी किए अपनी परिस्थितियों के अनुसार। चलिए आइए देखते हैं। संविधान के स्रोत में दो स्रोत हैं, एक भारतीय स्रोत और एक विदेशी स्रोत। भारतीय स्रोत के तहत हम देखेंगे कि जो अंग्रेज़ों का यहाँ शासन हुआ करता था, जो उनके शासन की प्रणाली थी, समय समय पर जो उनके एक्ट आते थे, उन एक्टों से बहुत सारी बातें हमारे संविधान में ली गईं। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार, इसमें से बहुत सारी बातें ली गईं। इसी प्रकार भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था, उससे भी कुछ ली गई। नेहरू रिपोर्ट जो 28 में आई थी, उससे कुछ बातें ग्रहण कर ली गई। साइमन कमीशन से कुछ बातें ग्रहण की गई। लेकिन 1935 का अधिनियम जो था, उससे संविधान में बहुत बड़ा हिस्सा उठा करके रख लिया गया। लगभग कहा जाता है कि 200 अनुच्छेद जो हैं हमारे संविधान में वर्तमान में, वो आपके 35 के एक्ट से लिए गए। उसमें कुछ प्रमुख बातें हैं जिनको आप देख लीजिए। नंबर 1 है अध्यादेश। ठीक है, ऑर्डिनेंस हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में रखा गया है और इसके तहत ये कहा गया है कि यदि देश में कानून बनाने की परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं तो ऐसे में कानून के विकल्प के रूप में राष्ट्रपति से एक अध्यादेश जारी करवा दिया जाता है। इस अध्यादेश का वही महत्व होता है जैसे कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून का। हाँ, ये अलग बात है कि अगली जब बैठक होती है सदन की तो 6 माह के जो बैठक होती है उसके 6 सप्ताह के भीतर ही पास करा लिया जाता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 143 में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को किसी भी कानूनी मामले पर यदि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेनी होती है तो वो सलाह मांगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ तो ना सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और यदि सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे सब, अभी केवल जल्दी जल्दी से हम लोग स्रोत देख लेते हैं। इसी प्रकार से भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, हमारे यहाँ एकीकृत ऑडिट व्यवस्था की गई है। यानी कि केंद्रीय पैसा जो खर्च हो रहा है और जो राज्य का पैसा खर्च हो रहा है, उसको भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसी के निर्देशन में ऑडिट की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से तदर्थ नियुक्तियाँ, किसी भी विभाग में आप जानते हैं पद सैंक्शन होते हैं और अगर काम का बोझ अधिक है, काम नहीं हो पा रहा है, तो ये कहा जाता है कि अस्थायी तौर पर कुछ लोगों को एडहॉक भर्ती कर लीजिए। यानी कि तदर्थ नियुक्तियों का जो प्रावधान है ये भी 35 के अधिनियम से ही रखा गया। इसके अलावा आप देखते हैं जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, यानी जो प्रशासनिक ढांचा है, वो 35 के अधिनियम से ही ले लिया गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों का एक लंबा शासन था हमारे यहाँ और 35 के अधिनियम के सभी आदी भी हो चुके थे, चाहे वो आम जनता हो चाहे सरकारें भी हों, सब आदी हो चुके थे, उसी में रम चुके थे। इसीलिए जो प्रशासनिक ढांचा है, कहता है कि मैक्स वेबर का जो ढांचा था वही उठा करके हमारे संविधान में ले लिया गया। इसके अलावा राज्यपाल का जो पद है, गवर्नर का, यानी कि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है ज़रूर, लेकिन कनाडा वाली संघात्मक व्यवस्था है। यहाँ पर राज्यों को इतना अधिकार नहीं है जिस प्रकार से यूएसए में है, यानी फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है।
तो गवर्नर को बैठा दिया जाता है केंद्र के एक प्रकार से एजेंट के रूप में कि वो राज्य पर थोड़ा सा निगरानी रखे। तो राज्यपाल का जो पद लिया गया है ये भी 35 के अधिनियम से लिया गया। लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है, यूपीएससी का प्रावधान भी 35 के अधिनियम से ही लिया गया। और आप जानते हैं कि इससे आईएएस अफसरों की, आईएफएस अफसर जो हैं उनकी भर्तियां की जाती हैं। इसके अलावा त्रिसूची प्रणाली, त्रिसूची प्रणाली में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमने पिछली क्लास में बताया था कि जिस देश में संघात्मक व्यवस्था होगी, यानी राज्य शक्तियों का जहां बंटवारा होगा, केंद्र के साथ राज्यों को भी शक्ति मिलती है, वहां पर एक लिखित संविधान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर लिखित संविधान नहीं होगा तो ऐसे में क्या होगा, राज्य कुछ और कर रहा है, केंद्र कुछ और कर रहा है। साथ ही साथ विषयों का बंटवारा होना बहुत ज़रूरी है कि भैया इतने विषयों पर आप काम करेंगे, इतने विषयों पर हम काम करेंगे और इतने विषयों पर हम दोनों काम करेंगे। तो इसीलिए विषयों का बंटवारा कर दिया गया है। और त्रिसूची प्रणाली जो है वो भी हमारे जो 35 का अधिनियम था उसी से लिया गया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं भारतीय स्रोत में। अब हम चर्चा करेंगे विदेशी स्रोत में। तो विदेशी स्रोत के लिए हमने वर्ल्ड का मैप बना रखा है और हम वर्ल्ड के मैप के माध्यम से ही इसको पढ़ेंगे। स्टार्ट हम यहीं से करते हैं, इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जापान है। ये क्या है, जापान। और जापान में आप देखेंगे जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो आर्टिकल 21 है उसमें क्या कहा गया है, लेटर ऑफ लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द डाला गया है ये जापान से लिया गया है। ठीक है, तो जो लेटर ऑफ लॉ है ये जापान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से देखिए, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिस पर केंद्र और राज्य, देखिए त्रिसूची प्रणाली कहाँ से लिया गया है तो वो 35 का अधिनियम है, लेकिन समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यानी कि ऐसे विषय इसमें हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना की भावना है, जो उसकी लैंग्वेज है, वो ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई थी। इसके बाद रूस को देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मौलिक अधिकार तो दिया गया था भाग 3 में, नागरिकों के लिए, व्यक्तियों के लिए मूल अधिकार की व्यवस्था हो गई थी। एक तरफ सरकार के लिए अगर देखा जाए तो उसके लिए अधिकार तो था शासन करने का, लेकिन उसके कर्तव्य भी पहले से ही तय कर दिए गए थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो नागरिकों और व्यक्तियों के लिए किसी भी प्रकार के कर्तव्य की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं थी। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को लाके जोड़ा गया और देखेंगे इसको लिया गया रूस से। इसके अलावा जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं, पंचवर्षीय योजनाओं को भी ग्रहण किया गया रूस से। आगे बढ़ेंगे, जर्मनी आ जाइए। और जर्मनी में आप देखेंगे लिखा यहाँ से लिया गया आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। आप जानते हैं कि जब आपातकाल हमारे यहाँ लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सारे मौलिक अधिकार जो हैं राष्ट्रपति अगर लिख देता है कि इनको निलंबित करना जरूरी है तो वो निलंबित हो जाएंगे। यानी कि मूल अधिकारों का निलंबन जो होता है आपातकाल में, ये जर्मनी से ही लिया गया। ठीक, स्विट्जरलैंड में देखिए, स्विट्जरलैंड से सामाजिक नीतियों के संदर्भ में डीपीएसपी की उपबंध, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया तो गया है आयरलैंड से, लेकिन जो उसमें सामाजिक नीतियां हैं, जो सामाजिक मुद्दे उसमें उठाए गए हैं, वो सारी बातें ली गई हैं आपके स्विट्जरलैंड से। फ्रांस से देख लेते हैं। फ्रांस से गणतंत्र लिया गया है। गणतंत्र का आशय ये होता है कि यहाँ पर जो प्रमुख होगा, जो राज्य का जो हेड होगा,
उसका चुनाव होगा, यानी वंशानुगत शासन नहीं होगा, उसको कहते हैं गणतंत्र। और ये गणतंत्र की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई है। इसके अलावा संविधान में जो वृद्ध जन हैं उनको उचित सम्मान या उचित स्थान देने की बात कही गई है, वो भी बात फ्रांस से ही ली गई है। आयरलैंड से देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आयरलैंड है। आयरलैंड से देखते हैं। आयरलैंड से पहली चीज़ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसके तहत आप जानते ही हैं कि राज्यों को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आप ये समाज कल्याण के कार्य करेंगे। सब टॉपिक पढ़ेंगे, जब एक एक भाग हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली की जो बात है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो होता है उसके आधार पर STV सिस्टम से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। क्या होता है जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब उसको हम बताएंगे, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, विधि है, वो ली गई है आयरलैंड से। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। शिक्षा से, संस्कृति से, विज्ञान से, समाज सेवा से, कला से। अब आप कहेंगे सर सचिन तेंदुलकर को डाल दिया गया इसमें, ये तो कला से तो है नहीं। तो खेल भी एक कला है, वो भी कलाकार हैं। तो इसलिए जो 12 लोग होते हैं उनको राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है राज्यसभा में। ये बात भी आयरलैंड से ही ली गई है। ब्रिटेन से आते हैं। देखिए ये 35 का एक्ट है, तो इसको ब्रिटेन मत कह दीजिएगा। अभी हम बताएंगे क्यों नहीं कहेंगे, नहीं तो बड़ी दिक्कतें होंगी। प्रश्न आजकल बड़ा घुमा फिरा के पूछ रहा है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है। संसदीय प्रणाली का आशय यह है कि यहाँ पर 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं। पूरी इस पर एक क्लास होगी। एक होगा नाम मात्र का प्रमुख और एक होगा वास्तविक प्रमुख। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति क्या है? एक नाम मात्र का प्रमुख है, या उसी को संवैधानिक प्रमुख कहते हैं। जबकि वास्तविक प्रमुख की भूमिका कौन निभाता है? तो प्रधानमंत्री निभाता है। यह है संसदीय प्रणाली। इसी के नीचे लिखा हुआ विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो संसदीय प्रणाली जहाँ होती है वहाँ विधि निर्माण कैसे होता है? 2 सदन है यहाँ पर, उच्च सदन, निम्न सदन। दोनों जगहों से जब कोई विधेयक पास हो जाता है तो फिर जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जिस दिन उस पर सिग्नेचर कर देगा वो कानून बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार, जो हमारे सांसद हैं, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, और अगर चाहे आप राज्य की विधायिकाओं को भी ले लीजिए, इसमें जो इसके मेंबर होते हैं, इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। चर्चा करेंगे, एक टॉपिक आएगी संसदीय विशेषाधिकार। और जो ये विशेषाधिकार हैं ये 2 स्तर पर हैं। ये व्यक्तिगत तौर पर भी दिए गए हैं, सामूहिक तौर पर भी दिए गए हैं। ठीक है। तो संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का प्रावधान, हमारे देश में आप जानते हैं कि संघात्मक व्यवस्था के साथ कुछ एकात्मक लक्षणों को भी मिलाया गया है, एकता अखंडता को देखते हुए। क्योंकि भारत एक बहुलवादी समाज है और यहाँ पर एकल नागरिकता जरूरी था। और वैसे भी आप जानते हैं कि क्या हो रहा है वर्तमान में, धरती पुत्र का सिद्धांत चलता है। जैसे लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र मराठियों के लिए, बिहार बिहारियों के लिए, इस तरह की बातें वर्तमान में फिर भी हो रही हैं। लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसको बैलेंस करने का प्रयास किया और एकल नागरिकता का प्रावधान किया कि आप कहीं भी रहिए, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, आप भारत के नागरिक होंगे। स्टेट की नागरिकता नहीं होती है, जैसा कि USA में है। हर स्टेट की नागरिकता अलग होती है और फिर इंटरनेशनल लेवल पर जब जाते हैं तो फिर वो USA के नागरिक कहलाते हैं। दोहरी नागरिकता वहाँ पर है, यहाँ पर एकल है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, सब कानून से ही शासित होंगे। ये नहीं कि जिसकी जो मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये नहीं चलेगा। जो कानून की प्रक्रिया है, जो तय है, विधि है, उसी के तहत सब लोग शासित होंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण, आप जानते हैं जब चुनाव होता है लोकसभा का
पहली बैठक जब होती है तब, और प्रत्येक जब पहला सत्र चलता है उसके बैठक के पहले दिन राष्ट्रपति महोदय आते हैं और सरकार के द्वारा बनाई गई एक जो भाषण होता है, जो पत्र होता है, उसी को पढ़ देते हैं, उसी को अभिभाषण कहते हैं। और इसके लिए फिर धन्यवाद प्रस्ताव भी आता है। हाँ, धन्यवाद प्रस्ताव अगर फेल हो गया तो भी कोई नैतिक जिम्मेदारी भले ही सरकार की होती है कि भाई आपका धन्यवाद प्रस्ताव ही फेल हो गया, जबकि कानूनी कोई दबाव नहीं बनता है। तो ये राष्ट्रपति का अभिभाषण है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। FPPS, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पहले आओ पहले पाओ, इसको कहते हैं बहुमत प्रणाली। बहुमत प्रणाली का असर ये होता है, जैसे आप पंचायत का चुनाव देखिए, विधानसभा के सदस्यों का देखिए, लोकसभा के सदस्यों का देखिए, उसमें क्या होता है, जो सर्वाधिक मत पाता है वही विजयी होता है। यहाँ ये नहीं कि आधा मत मिले आपको। जैसे मान लिया 1000 लोग वोट डाले और इसमें 10 लोग लड़ गए और पता चला कि 10 लोग लड़ गए, कोई 115-20 मत पा करके भी जीत गया, सब वोट बट गया, तो ज़्यादा मत पाने वाला विजयी होता है। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भी वहीं से ली गई है। FPS, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का मतलब ये है कि कानून की नज़र में सब बराबर होंगे, किसान हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी हो, सब समान होंगे, सबके लिए बराबर कानून है। ये बात ब्रिटेन से ली गई है। एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, USA से लिया गया। उसमें ये कहा गया है कि समान परिस्थिति में समान कानून, लेकिन असमान परिस्थिति में असमान कानून। जैसे एक राष्ट्रपति हो और एक आम आदमी हो तो ये असमान परिस्थिति हो गई, फिर कानून अलग हो जाएगा। लेकिन अगर समान परिस्थितियां हैं तो सबके लिए एक प्रकार से कानून होगा। ये बात कही गई है, ली गई है ब्रिटेन से। इसके बाद कनाडा कर लेते हैं। कनाडा से संघीय शासन प्रणाली ली गई है। हमारे यहाँ जो संघात्मक व्यवस्था है, राज्यों का संघ है, वो कनाडा वाला है। यानी कि केंद्र शक्तिशाली होगा, राज्यों को भी शक्ति मिलेगी, लेकिन केंद्र क्या होगा, शक्तिशाली होगा, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां उसी के पास होंगी। यहाँ पर राज्यों को अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। एक लाइन में अगर इसको हम कहें तो विनाशी राज्यों का संघ है हमारा भारत। राज्यों का विनाश हो सकता है, लेकिन केंद्र का या संघ का विनाश नहीं हो सकता। ये बात ली गई है कनाडा से। यहाँ पर आपको एक बात समझा दे, एक बार उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने एक क्वेश्चन पूछ लिया था और उसने कहा था कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, और विकल्प में दे दिया उसने USA, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत सरकार, उत्तरी अमेरिकी ब्रिटिश अधिनियम सन करके था, 1935 या कुछ ऐसे था। एक ऑप्शन ये दे दिया। अब उसमें सब लोग गड़बड़ करके चले आए, सब लोगों ने USA लगा दिया। गलत। देखिए कैसे है। देखिए, जब अंग्रेज़ों का शासन हर जगह पर था तो कनाडा में भी इनका वर्चस्व था। कनाडा में भी जो शासन चलाते थे ये, जैसे भारत में देखिए 35 का एक्ट है ना, तो चल रहा है, ऐसे ही कनाडा के लिए भी नॉर्थ अमेरिकी ब्रिटिश अधिनियम हुआ करता था और उस अधिनियम में ही संघीय ये व्यवस्था बना दी गई थी। और जब कनाडा स्वतंत्र हो गया तो उसने उसी प्रणाली को अडॉप्ट कर लिया। तो क्वेश्चन में वो वास्तव में कनाडा में पहले से ही मौजूद था, वो ब्रिटेन वालों ने ही बना के रखा था, इसलिए वो क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया था। जैसे मान लिया कल को कोई नया देश है, संविधान बना रहा हो और भारत से उठा करके अध्यादेश की शक्ति ले ले और वहाँ के लोक सेवा आयोग के एग्जाम में पूछ ले कि ये कहाँ से लिया गया है और दे दे कि भारत ब्रिटिश अधिनियम 1935, तो लोग तो कहेंगे ये तो भारत से लिया गया है। भारत से नहीं है, ये 35 के अधिनियम में था। इसी प्रकार से कनाडा में जो नॉर्थ अमेरिकी ब्रिटिश अधिनियम था उसी के तहत संघीय व्यवस्था लागू कर दी गई थी और जब ये आज़ाद हुआ तो वहाँ पर ये चल रही। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि जब चाहे तब इसको राष्ट्रपति हटा सकता है। प्रेसिडेंट हेतु गवर्नर द्वारा विधेयक पारित करना, आर्टिकल 200 के तहत जो राज्य की विधायिकाएं होती हैं कोई कानून बनाती हैं
जब राज्यपाल के पास सिग्नेचर करने के लिए जाता है तो राज्यपाल कहता है कि मैं इस पर सिग्नेचर अभी नहीं करूंगा, हम इसको राष्ट्रपति से पूछ करके करेंगे, या राष्ट्रपति के वो पास हम भेज दे रहे हैं और उनको जो निर्णय लेना होगा वो लेंगे। यानी कि राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक जो प्रारक्षित कर लेता है राज्यपाल, ये प्रक्रिया भी ली गई है कनाडा से। ठीक है, तो इतने देश हो गए। यहाँ पर एक और छूट गया था दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है 368। दक्षिण अफ्रीका जो एक ऐसा देश है, यहाँ का संविधान सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। 7 बार पूरी तरह से संविधान को चेंज कर चुके हैं ये, और आए दिन संशोधन करते हैं। और कोई बुरी बात नहीं है, संविधान बदलना चाहिए, बशर्ते ये है कि अपनी कोई स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई राजनीतिक दल ऐसा ना करे। संविधान को परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। जो समाज बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही, नई नई तकनीकी आ रही, उस हिसाब से संविधान को होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। अब अंत में हम देखते हैं यूएसए, और यूएसए से देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ली गई हैं। जैसे नंबर 1 है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट का पद जो है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन अमेरिका के जैसा नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ नाम मात्र का है, वहाँ पर क्या है, वास्तविक प्रमुख के रूप में है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो आर्टिकल 61 है, राष्ट्रपति अगर हमारे संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर महाभियोग लगा करके उसको हटाया जा सकता है। हमारे यहाँ एक आधार है केवल संविधान का अतिक्रमण, अमेरिका में कई आधार हैं। उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है यूएसए से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया ये यूएसए से लिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रपति को हटाना हमारे देश में बहुत आसान है, मतलब जितना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना मुश्किल है, उसकी तुलना में राष्ट्रपति को हटाना आसान है। क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। और विशेष बहुमत में जब तक आप विपक्ष को नहीं मिलाएंगे तब तक आप हटा ही नहीं सकते इनको। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया। मूल अधिकार जो भाग 3 आपका है, मूल अधिकार जितने भी हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे यहाँ सब कुछ संविधान से चलता है, संविधान ही सर्वोच्च है। हालांकि जनता है, फिर संविधान है, फिर संसद है, लेकिन संविधान होगा तभी तो जनता का कॉन्सेप्ट हो, सरकार का कॉन्सेप्ट तो सब आएगा। तो संविधान की सर्वोच्चता की बात जो है वो यूएसए से। न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायालय पर किसी का अधिकार वो दबाव नहीं है, न्यायालय पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम करती है, ये बात भी यूएसए से। राज्य विधायिकाओं का अनुमोदन, देखते हैं हमारे यहाँ जो संविधान के संशोधन होते हैं या कोई कानून बनता है तो उसमें 2-3 तरीके होते हैं। जैसे साधारण विधेयक होता है, कुछ ऐसे संशोधन होते हैं, ये संविधान संशोधन होता है, तो कुछ ऐसे संशोधन हैं या कानून हैं कि दोनों सदनों से तो पास हो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों की अनुमोदन भी चाहिए। जैसे जीएसटी लागू हुआ, तो जीएसटी क्या था, विशेष बहुमत से पास किया लोकसभा और राज्यसभा ने, और उसके बाद आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी मिली, तब जीएसटी लागू हुआ। तो राज्य विधायिकाओं का जो अनुमोदन है, ये प्रक्रिया भी ली गई है यूएसए से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यूएसए से ही ग्रहण किया गया बाद में। विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहते हैं इसको, वही जो अभी हमने कहा था कि समान परिस्थिति में समान कानून और असमान परिस्थिति में असमान कानून। अगर 2 व्यक्ति हैं, समान ओहदा रखते हैं तो उनके लिए एक समान कानून है, लेकिन एक व्यक्ति अगर राज्यपाल है, संसद का सदस्य है, राष्ट्रपति है, कुछ ऐसा है, और आप एक नागरिक हैं, तो वहाँ पर 2 मतलब अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, तो कानून भी यहाँ पर भेद करेगा। वीटो की शक्ति, जो राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति है, वो भी कहाँ से लिया गया है, तो वो भी यूएसए से लिया गया। तो इतने हमने बताया आपको, थोड़ा सा अलग ढंग से हमने करने का प्रयास किया। इसको वर्ड के मैप पर अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो याद करना आसान होगा, और साथ ही साथ आप भूगोल भी तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम मिलते हैं कुछ नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।